बेटा वो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि टेम्परेचर राइज करने पर किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवेट है उनका फ्रैक्शन बढ़ता है। दैट इज फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग थ्रेशोल्ड एनर्जी और मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, उनका फ्रैक्शन राइज होता है। बोल्ट्जमैन मैक्सवेल कर्व से हमने समझा कि वो इंक्रीज फ्रैक्शन में जो है वो लगभग डबल हो जाता है अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो। लेकिन टेम्परेचर का जो इफेक्ट था एग्जैक्टली कितना पड़ेगा, इस चीज का प्रॉपर हमें जो रिलेशन दिया वो आरएनएस ने दिया। तो हम इसी चीज को अगर यहाँ पे स्टडी करें तो हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट रेट कांस्टेंट, या आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट कांस्टेंट जितना बढ़ेगा उतना ही रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगी। इस पॉइंट को स्टडी करने के लिए हम आरएनएस इक्वेशन का ही यूज करेंगे कि आरएनएस ने क्या बताया, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से यहाँ पे देखें। हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ा था, वहां पे हमने कहा कि अगर हम जनरल बात करें तो हर 10 डिग्री राइज पर हम रेट को या रेट कांस्टेंट को डबल मानते हुए फाइनल कितने टाइम्स हो जाएगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बेटा वो हम लोग जानते हैं किसी भी रिएक्शन की अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिससे कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी या एनर्जी बैरियर को पार करें और एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में प्रोडक्ट बन जाए। तो टेम्परेचर का अब नियरली नहीं एग्जैक्ट इफेक्ट हम देखें कि क्या पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कुछ बातें कंसीडर करके चल सकते हैं। बट उससे पहले आप एक बात ध्यान से देखिए, आरएनएस इक्वेशन क्या था बेटा? आरएनएस इफेक्ट क्या था बेटा? According to Arrhenius equation, rate constant K is equal to A Arrhenius constant e पे पावर माइनस EA by RT। इस इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है बेटा वो अच्छे तरह से आपको कि अगर मैं टेम्परेचर राइज करूं T, टेम्परेचर राइज करूं तो E पे पावर माइनस में कम होगी, दैट इज रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता है और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी ये किसी भी रिएक्शन के लिए उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा हो। ओके बेटा हो, बात समझ में आ रही है ना? तो इस आरएनएस इक्वेशन से दो पिक्चर तो क्लियर हो गई आपके सामने। इस चीज को हम एक बार यहाँ पे और नोट कर लेते हैं, आप मेरे साथ साथ इस बात को लिख के चलोगे। पहली बात तो ये है, इस इक्वेशन से क्लियर है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। अच्छा एक ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कहे या वो आपसे रेट कांस्टेंट कहे, क्योंकि जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या मतलब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट क्या होगा बेटा? इंक्रीजेस। आप दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो ऑन डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी EA। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन और यू कैन से रेट कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस। एक्टिवेशन एनर्जी कम करने पर इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके इस फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है जितनी पावर माइनस में कम होगी उतनी ही रेट कांस्टेंट के की वैल्यू ज्यादा होगी। जितना रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा
रेट ऑफ द रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे पावर एन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये आपने पढ़ा हुआ है। ओके बेटा हो, तो आप एक रेट कांस्टेंट पड़ेगा या रेट ऑफ रिएक्शन पड़ेगी। तब यहाँ पर एक और बहुत अच्छी सी प्यारी सी बात है, वो ये है, इससे क्लियर हो गया कि ऐसी रिएक्शन जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उसकी रेट ज्यादा होगी। तो आप क्या कह सकते हो, द रिएक्शंस the rate of reaction is higher if activation energy is lesser। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, स्पेशली लिखना बेटा डबल स्टार लगा रहा हूँ। इंक्रीज इन rate of reaction on increasing temperature is more for the reaction having higher activation energy। मेरे बेटाओं, मैंने फिर कहा आपसे, थोड़ा कई बार बोलने में अचानक से कंफ्यूजिंग सा लगता है। मैंने अभी कहा एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इंक्रीज होगा, कितने टाइम्स रिएक्शन और ज्यादा होगा इंक्रीज उसमें, तो जो इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन में, वो इंक्रीज उसमें ज्यादा होगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। रेट उसकी भले ही कम है पर टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो ज्यादा इफेक्ट उस पर पड़ेगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, जिसको रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है चाहिए। जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसको एनर्जी देने पर उस पर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। ओके बेटाओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें, फॉर रिएक्शंस, अगर आपके सामने दो रिएक्शंस हो रही हैं, A2B बन रहा है और एक रिएक्शन में C2D बन रहा है, मैं इन दोनों को आमने सामने लिख देता हूं, एंड एक रिएक्शन में C2D बन रहा है। अगर मान लो एक्टिवेशन एनर्जी पहली रिएक्शन के लिए EA1 है और दूसरी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है। इफ मैं आपसे कहता हूं कि इफ EA1 इज मोर देन EA2, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, देन रेट R1 विल बी लेस देन R2। अगर इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन R2 है, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उस रिएक्शन की रेट कम होगी। इज दैट क्लियर बेटा? लेकिन ये मान लीजिए ये जो दोनों आपने कंपेयर की वो एट T केल्विन पे की, या इसको T1 केल्विन कह सकते हो आप लोग। अब मैं वापस से रिएक्शन लिख रहा हूं, अगर मान लो ये आपका A2B एक्टिवेशन तो चेंज नहीं होती है, बट रेट अब इसकी होगी R1 डैश, और C2D जो रिएक्शन है इसकी रेट हो गई R2 डैश, किस पर? एट T2 केल्विन। और ये मान लीजिए if T1 से T2 ज्यादा है, मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो मेरे बेटाओ R1 से R1 डैश ज्यादा होगा, ये कंफर्म है।
R1 से R1 डैश ज्यादा होगा क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। फिर सुनना ध्यान से, R2 से R2 डैश ज्यादा होगा क्योंकि R2 रेट है टेम्परेचर T1 पर और R2 डैश रेट है T2 टेम्परेचर पर। T1 से T2 ज्यादा हुआ है तो रेट भी ज्यादा हो जाएगी, दोनों इंक्रीज होंगे। लेकिन अब ज्यादा इंक्रीज किस में होगा, ये हम रेशियो निकालें। ये इंपॉर्टेंट बात है कि R1 डैश अपॉन R1 दैट इज rate of first reaction at T1 temperature and rate of first reaction in T2 temperature का रेशियो है R1 डैश अपॉन R1 और यहाँ रेशियो है R2 डैश अपॉन R2 दैट इज सेकेंड रिएक्शन का T1 T2 पर रेट का रेशियो। तो अब यहाँ पर रेशियो किसका ज्यादा होगा, कौन सा रेशियो ज्यादा होगा, तो अब यहाँ पर रेशियो ज्यादा होगा पहले वाला क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसमें R1 से R1 डैश ज्यादा हो जाएगा लेकिन इंक्रीज ज्यादा होगा। R2 से R2 डैश भी ज्यादा है बट यहाँ इंक्रीज कम होगा, यहाँ बड़ा होगा 10% तो यहाँ बड़ा होगा 20%। ये पिक्चर आपको दिमाग में सेट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंफ्यूज करता है कई बार बच्चों को। तो ये ध्यान रखना, जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी रेट ऑफ द रिएक्शन कम होगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हर रिएक्शन की रेट बढ़ती है। ओके बेटाओ, लेकिन ज्यादा किस में बढ़ेगी, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? ओके बेटाओ। और तीसरी हाँ और लास्ट बात इस आरएनएस के ऊपर फिर हम आगे बढ़ेंगे, वो ये है जैसा कि मैंने आपसे कहा था एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल और मोर देन जीरो। या तो जीरो हो सकती है या जीरो से ज्यादा होती है, ये कभी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा ही रेट कांस्टेंट की वैल्यू या रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, या एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने के बाद जब 100% मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएंगे, रिक्वायरमेंट एनर्जी की जीरो हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना हो सकता है। बट टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ द रिएक्शन कभी कम नहीं होती, रेट कांस्टेंट कभी डिक्रीज नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो इस पॉइंट को हम आगे और लिखते हैं क्योंकि बोलना एक अलग बात है, लिखा हुआ होता है तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अब लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate of reaction never decreases, ये कभी भी कम नहीं होती है, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होती। ओके बेटाओ? यस सर। वेरी गुड। अब मैं इस आरएनएस को एक बार ग्राफिकली देखूं तो K इज इक्वल टू A e पे पावर माइनस EA/RT जो लिखा आपने, अगर आप इसका लॉग लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या होगा बेटा, ये log K इज इक्वल टू log A माइनस मैं log बेस E लेता हूं तो आपको और एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, बस रिएक्शन का इतना ध्यान रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, क्या पता किस एंगल से पूछे। टेकिंग लॉग बेस ई मतलब ln, जानते हो ना आप लोग? यस सर। लॉग बेस ई दैट इज लॉग दोनों साइड में लेंगे हम तो क्या होगा बेटा, लॉग ln नो सॉरी आपका ln k इज इक्वल टू ln a प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि अब मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे क्या हो जाएगा, एक स्टेप देखो मैं क्लियर करके लिखता हूं, आप में से कई लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, प्लस ln
ई पे पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब आपको पता है अच्छे से बेटा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। बोलो ये पता है कि नहीं पता है? पावर्स आगे आ जाते हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस और माइनस से, और एल एन ई का मतलब लॉग बेस ई पर ई की वैल्यू, लॉग पर सेम बेस पर सेम नंबर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, पता है बेटा? लॉग बेस 10 पर 10 की वैल्यू 1, लॉग बेस 2 पे 2 की वैल्यू 1। वेरी गुड। तो ये जो मेरे सामने इक्वेशन बना, अगर मैं इस इक्वेशन में मुझे सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट ही देखना है, तो मेरा वेरिएबल एक तो होगा टेम्परेचर, जिसको मैं एक्स एक्सिस पे लूंगा 1/x को, और टेम्परेचर चेंज करने से के कितना चेंज होगा रेट कांस्टेंट, इसको लूंगा मैं वाई एक्सिस पर। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर्व को शो करेगा। दैट इज, अगर मैं एक प्लॉट ड्रॉ करूं एल एन के साथ और 1/t के साथ, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है वाई एक्सिस पर, बट स्लोप नेगेटिव है माइनस ई ए बाय आर। इंटरसेप्ट मुझे क्या देगा? आरएनएस कांस्टेंट की एल एन वैल्यू, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ई ए बाय आर। इज दैट क्लियर बेटा? लेकिन आप एक थोड़ा सा चेंज करें, और वो चेंज ये है, अगर आप एल एन के बजाय लॉग बेस 10 पर के की वैल्यू और 1/t के बीच कर ड्रॉ करें बेटा, तो क्या होगा? आप सब लोग समझदार हो। मैं जैसे ही इसको लॉग बेस 10 में चेंज करूंगा, तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 1/t आर टी। ये कह सकता हूं बेटा? तो लॉग बेस 10 में चेंज करने पर ये 2.33 आएगा, डिवाइड कर दूंगा तो ये यहाँ कैंसिल और यहाँ आ जाएगा। ओके, तो आप देख रहे हो कर्व की नेचर सेम होगी, केवल क्या होगा, अब इसका इंटरसेप्ट हमें देगा लॉग बेस 10 पर ए की वैल्यू, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ई ए बाय 2.303 आर। इज दैट क्लियर बेटा? अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्लोप गिवन हुआ या एंगल थीटा गिवन हुआ, तो उससे आप टेन थीटा से स्लोप निकाल सकते हो, और उस वैल्यू को इस वैल्यू से इक्वलाइज करके आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू तो फिक्स होती है, कांस्टेंट है, और कितनी होती है आपको पता है। यहाँ हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसीलिए आर की वैल्यू एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे। ये दो होती है 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल, और या अगर आप कैलोरीज में लें तो ऑलमोस्ट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। याद कर लेना, इस तरह से हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें स्लोप पता हो तो। ओके बेटा हो? इसे इरेज कर दूं? बेटा हो इरेज कर दूं इसे? आप लोग बोलते भी नहीं हो यार। बेटा हो इरेज कर दूं? यस सर। Yes. मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे देखता हूं कि रेट कितने टाइम्स हो जाएगी, या रेट ऑफ द रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगी। लेट रेट कांस्टेंट्स at temperature T1 and T2 केल्विन, ये केल्विन में है सारे, ध्यान रखना। T1 and T2 are K1 and K2. Then
आगे बढ़िए। अब क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ आरएनएस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग K1 इज इक्वल टू A e पे पावर माइनस EA बाय RT1 एंड K2 इज इक्वल टू A e पे पावर माइनस EA बाय RT2। ये किसी एक रिएक्शन के लिए बात हो रही है, किसी एक रिएक्शन के लिए एक कांस्टेंट होता है। अभी बताया मैंने आपको, नेचर है मॉलिक्यूल्स की कि उन वो किस डायरेक्शन में अटैक करेंगे, ये मॉलिक्यूल की नेचर पे डिपेंड है। रिएक्शन सेम है तो ए सेम रहेगा। तो अगर मुझे यहाँ पर ये पता लगना है करना है कि टेम्परेचर T1 से T2 करने पर रेट कांस्टेंट K1 से K2 कितना हो गया, कितने टाइम्स हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और K2 बाई K1 इज इक्वल टू, रेशियो में ए से कैंसिल हो जाएगा, ई पे पावर माइनस EA बाय RT1 सॉरी RT2 डिवाइड बाय ई पे पावर माइनस EA बाय RT1। आप जानते हो बेस अगर सेम हो तो पावर ऊपर जाने पर ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज ई पे पावर EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2। यहाँ पर मैं EA बाय R अगर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब मैं यहाँ पर दोनों साइड में लॉग बेस E ले लूं तो मैं लॉग बेस E पहले क्यों ले रहा हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पर बेस E है जिससे कि वो वहां से रिमूव हो जाए। तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, मैं से लिख सकता हूँ ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस T2 ln E। ये पावर से आगे आ जाएंगी और बचेगा ln E, और ln E की वैल्यू कितनी है 1, अभी हम बता चुके हैं। हम इसको अगर मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो उस केस में मुझे लॉग बेस 10 में चेंज करना पड़ेगा। लॉग बेस 10 जो है वो चेंज करने के लिए हम 2.303 का इधर मल्टीप्लाई या राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दें। इस तरह से मेरे सामने एक इक्वेशन बन गया जहां पर अगर मुझे दो डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 मालूम हो, एक्टिवेशन एनर्जी पता हो रिएक्शन की, तो मैं K2 और K1 का रेशियो फाइंड कर सकता हूं। पर याद रखना बेटा, ये रेट कांस्टेंट का रेशियो ही नहीं, ये रेट ऑफ द रिएक्शंस का भी रेशियो है। जिस रेशियो में रेट कांस्टेंट चेंज होगा उसी में रेट ऑफ द रिएक्शन भी चेंज होगी। इस तरह से इसके ऊपर आपसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं कि बताओ टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट x है तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कितनी होगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है तो उसकी वैल्यू दी हुई आएगी। इसी तरह से दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर रेट कितने टाइम्स हो गई है वो आपको बता देगा। K2 K1 का रेशियो, रेट का रेशियो मींस रेट कांस्टेंट का रेशियो। तो आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग अपने प्रैक्टिस शीट से करें और आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 4.10 और 4.11 दोनों आप लोग आज सॉल्व करोगे। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछोगे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. आपका चैप्टर इस तरह पूरा खत्म हो गया। एक छोटा सा पॉइंट हम स्टडी और करते हैं कि कैटलिस्ट का रेट कांस्टेंट पर या रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। ओके बेटा हो, तो यहाँ पे आपको स्पेशली एक बात याद रखनी है, यहाँ पर जब भी हम केवल कैटलिस्ट टर्म यूज करते हैं तो वो कैटलिस्ट टर्म हम स्पेशली यूज करते हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। जो रिएक्शन की रेट को कम करता है उसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे, या फिर हम उससे ज्यादा बेटर है इनहिबिटर टर्म यूज करते हैं। ये आपको मैं सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। इसलिए नॉर्मली अगर हम कैटलिस्ट कह रहे हैं इट मींस रिएक्शन की रेट को बढ़ाने वाला। और कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है ये हम आपको सरफेस केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं और उन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, या आप ये कह सकते हो उन्हें रिएक्शन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। दैट इज उनका जो एनर्जी बैरियर है वो कम हो जाता है, या ये कहें कि उनको एक्टिवेशन एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है। तो हम इसको सारी बातों को एक बार यहाँ पे बोर्ड इस पे देखें। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो बेटाओ, मैं कर्व से बता दूं आपको। आपको याद होगा हमने कर्व बनाया था कि अगर रिएक्शन इस तरह से हो रही है तो मैंने इस पार्ट को आपको कहा था, आपको याद होगा, एनर्जी बैरियर। ये एनर्जी बैरियर है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये अभी कैटलिस्ट यूज नहीं किया है मैंने। इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर मैं कैटलिस्ट यूज कर लूं बेटा तो ये ना तो एवरेज एनर्जी चेंज नहीं होनी है, वो तो वही रहेगी जो पहले थी। प्रोडक्ट जो बनेंगे उनकी एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, वो भी वही रहेगी। इट मींस कैटलिस्ट का यूज करने से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी का डिफरेंस दैट इज डेल्टा एच और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन चेंज नहीं होती। ओके बेटाओ। लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट आने से एनर्जी बैरियर रिड्यूस हो गया। नाउ इट इज एनर्जी बैरियर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करके मॉलिक्यूल्स के अंदर वाले बॉन्ड जो टूटने वाले हैं, फ्यूजन होना है, वो वीक कर देता है। इसलिए उन्हें टूटने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, इसको कुछ लोग आपसे क्वेश्चंस में घुमा के पूछ लेते हैं। जब कैटलिस्ट नहीं था तब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, क्योंकि आप जानते हो एवरेज और थ्रेशोल्ड के डिफरेंस को बोलते हैं। तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। और अब आप देख रहे हो कि जब मैंने कैटलिस्ट यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी अब इतनी है। एक्टिवेशन एनर्जी इन पी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके बेटाओ। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। और अभी हमने आरएनएस में पढ़ा था कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट समझ में आ गया बेटा। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कैटलिस्ट reduces energy barrier or you can say threshold energy by weakening bonds of bonds within reactant molecules। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर के जो बॉन्ड्स हैं उनको वीक करके रिक्वायर्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी बैरियर को कम कर देता है। और वी कैन से it reduces activation energy EA। So catalyst increases rate of the reaction। इस तरह से कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं या एनर्जी बैरियर रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात इस पे याद रखें, कैटलिस्ट does not change enthalpy of the reaction or gives free energy change or
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये रेट ऑफ द रिएक्शन तो बढ़ा देगा फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, ये आपको मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ। बट ये कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या गिब्स फ्री एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन चेंज नहीं होती है। ओके बेटा, Yes, sir. वेरी गुड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रखोगे। इसमें कैसे रिड्यूस करता है, इसमें कैटलिस्ट कैसे वर्क करते हैं, इसकी एडजॉर्प्शन थ्योरी आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे आरएनएस का यूज करें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू A E पे पावर माइनस EA बाय RT होता है। अब मैं यहाँ पे दो फॉर्मूले बना सकता हूँ। रेट कांस्टेंट K1 इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, जब एक्टिव एनर्जी एब्सेंट है ये वाली। रेट कांस्टेंट K2 A E पे पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, PR लिख दिया मैंने प्रेजेंस को, ये यहाँ पर PR प्रेजेंस में डिवाइड बाय RT। टेम्परेचर सेम है, एट सेम टेम्परेचर में कंपेयर कर रहा हूँ। इन दोनों इक्वेशन से आप कह सकते हो सो K2 बाय K1 इज इक्वल टू, ए से कैंसिल हो जाएगा बेटा और ये हो जाएगा E पे पावर माइनस EA एब्सेंस अपॉन RT अपॉन E पे पावर माइनस EA प्रेजेंस अपॉन RT। ये पार्ट ऊपर पहुंचेगा बेटा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा E पे पावर माइनस, ये प्लस वाले पार्ट को हम पहले लिख देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस अपॉन RT माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस अपॉन RT। और आप लोग अब समझदार हो बेटा हो। अगर आप यहाँ पे वही ln वाला काम करें लॉग लेकर के RNS वाला, तो क्या होगा बेटा, लॉग, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस अपॉन RT। एलसीएम है और लॉग बेस 10 की वजह से 2.303 आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना होगा कि एब्सेंस में एक्टिवेशन ज्यादा है, प्रेजेंस में कम है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी और यहाँ पर भी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। ओके बेटा, क्योंकि प्रेजेंस में रेट कम होगी, एब्सेंस सॉरी आपका अपनी ज्यादा होगी और एब्सेंस में रेट कम होगी, तो उस केस में ये लॉग वैल्यू भी नेगेटिव होगी। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग K1 बाई K2। अब K1 को आप कह दो यहाँ पर क्या, एब्सेंस, रेट कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट अपॉन रेट कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके बेटा हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, इतना काफी है। तो आप इस तरह से, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी पता हो एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस में, तो अभी आप लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को कंपेयर कर सकते हो कितने टाइम्स हो जाएगी। या अगर आपको एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो पता हो, तो आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंस या एब्सेंस में कैलकुलेट कर सकते हो। ओके बेटा हो, आपका ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट हो गया है। लेकिन मैं कल क्लास मैनेज करूंगा जहां पर सिर्फ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस थ्योरेटिकल पोर्शन को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में वो हम देखेंगे, बट कंसेप्चुअल पार्ट आपका इस थ्योरी से ही क्लियर होगा। इसको ढंग से रिवाइज करें और इन्हें याद करें, प्रैक्टिस करें, सोचो बेटा इसको। और न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं ये हम कल प्रैक्टिस करेंगे। कल सैटरडे है और कल आपकी डाउट्स क्लास भी है। कल हम क्लास आपकी अरेंज करेंगे, लगाएंगे और उस क्लास में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके बेटाओ, आज मैं अभी आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन भेज रहा हूँ
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट तो नहीं कर पाओगे, और उन क्वेश्चंस को आप लोग नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। ओके बेटाओ, तो आपको मैं यहाँ पे एक शीट भेज रहा हूँ, ध्यान से देखना। बेटा आपको मैं 7 क्वेश्चंस भेज रहा हूँ केवल, जो आपको सॉल्व करने हैं। दिख गए बेटाओ? इट इज योर होमवर्क। बेटा क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? ये आपका होमवर्क है, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और आप इनके क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देना, क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर। ओके बेटाओ? Okay, sir. ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।